देखिए इसको इसको कोई कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को ऐसा बोलते थम्स अप, अब चल अब चालू कर बोले। तो मैं वापस रिपीट करूं तो चलेगा क्या आपको? एक्चुअली जीडीपीडी वाले बच्चों और बाकी के बच्चों, ये मैं रिपीट कर रहा हूं तो ये शायद अभी हंसेंगे क्योंकि इस कमीने ने रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस नहीं किया था। तो मैं ये बता रहा था कि किस तरीके से बच्चों ने एएस का रिवीजन करने को ना, तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि एएस के रिवीजन के वक्त आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको हर एक एएस के अंदर मास्टर लाइंस आपके पास होनी चाहिए। और उसके लिए मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड्स को दो हिस्सों में डिवाइड करो, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरेटिकल। जो प्रैक्टिकल एएस है उसके अंदर सॉल्विंग वाले जो प्रॉब्लम्स है उसको मार्क करके रख दोगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। बट जो थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड्स है उन थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड्स के लिए आपको बहुत ज्यादा मैंडेटरी है कि आप हर एक एएस में से कुछ मास्टर लाइंस निकाल के रखो जो आपको हेल्प करेगी। जैसे एएस 18 में अगर आप लाइंस देखेंगे तो एएस 18 की आपको ये लाइन साइड में निकाल कर रख देनी है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी। तो उसके अंदर वो जो 5 पॉइंट्स है वो आपको लिखकर ही निकालने पड़ेंगे। उसके अंदर स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स भी नहीं लिखने, सारे जो जो मेजर पॉइंट्स है वो सब लिखकर निकालने पड़ेंगे आपके पास लैंग्वेज में, और उस बुक से वो पढ़कर आपको लिखने पड़ेंगे। इज दैट ओके? जैसे एएस 15 अगर आप देखेंगे तो एएस 15 में कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो पूरा प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है। प्लान एसेट क्या है, लीव एनकैशमेंट क्या है, उसके लिए लीव एनकैशमेंट का थोड़ा सा एक पॉइंटर आप लिख लेंगे तो चल जाएगा। बट बाकी की सारी चीजें आप देखेंगे तो पूरी प्रैक्टिकल है। तो थ्योरी में भी कुछ स्टैंडर्ड इजी है, कुछ डिफिकल्ट है। अब इजी वाला स्टैंडर्ड कौन सा है? जैसे अगर आप थ्योरी वाला ये स्टैंडर्ड देखेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट इजी है, एएस 11 है वो भी इजी है, बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एएस 18। सेगमेंट रिपोर्टिंग अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो इजी है, बट एक्सक्यूज मी, बट प्रत्येक एएस के आपके पास मास्टर पॉइंट्स चाहिए। पूरा एएस समरी में नहीं चाहिए होता है। प्लीज अपनी डायरेक्टली पिन पॉइंट कर एग्जाम में क्या काम आने वाला वो याद करो। एग्जाम में बोल बच्चन काम नहीं आने वाला है, ग्लोबल गेम काम नहीं आने वाला है, तुमको आंसर आ रहा है वो भी काम नहीं आने वाला है। एग्जाम में तो लिखना है ना, लिखना क्या है, इस पॉइंट पर आकर बैठ गए तो तुमको आंसर अपने आप आएगा कि हर एक एएस में मेरे पास मास्टर लाइंस चाहिए जो मुझे याद करनी है। और सारा याद करने की जरूरत भी नहीं है। आपने देखा है कि एएस पर फोकस लिमिटेड एरियाज में जाता है क्वेश्चन आंसर्स में, तो आपको क्वेश्चन और आंसर्स के बेसिस पर आपको पता चलेगा कौन से पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। इज दैट ओके? सो मास्टर लाइंस बनाना, अगर आप में से कोई बच्चा बनाए और मैं अगर उसको रिव्यू करने का मौका मिलेगा तो मैं रिव्यू कर दे दूंगा। कुछ तामझाम मत करना, एक के नीचे एक सिर्फ मास्टर पॉइंट्स लिखते चले जाना। समरी पॉइंट्स नहीं होते थे क्या? ऐसे समरी पॉइंट्स लिखते चले जाना। हर एक एएस 1 कौन से समरी पॉइंट्स है वो लाइन ही लिखना, शॉर्ट पॉइंटर्स लिखना ही नहीं। एएस 2 कौन से थ्योरी के लाइंस है वो लिखकर निकाल देना। एएस 3 है ही नहीं शायद से ज्यादा कुछ। एएस 4 कौन से आइटम से इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, उसका पूरा डेफिनेशन और क्या करने का। एएस 5 जो 5 आइटम है वो। एएस 7 प्रैक्टिकल है। एएस 9 जो थ्योरी के पॉइंटर्स है वो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए, वो टेक्स्ट बुक से भी करेंगे तो चलेगा। 10 कुछ प्रैक्टिकल है कुछ थ्योरी है वो लिख देना। और मैंने आपको बताया था कि 100 पॉइंटर्स के ऊपर आपको पॉइंटर्स नहीं मिलेंगे, सारे एएस मिलाकर कर दिए। ठीक है, अगर कोई करता है तो मैं उसको रिव्यू करने के लिए तैयार हूं। अब हेडिंग है इंपेयरमेंट ऑफ असेट, एएस 28 इजी स्टैंडर्ड है। और एएस 28 इंपेयरमेंट का मतलब क्या समझ जाइए, खराब हो जाना। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप इंपेयर्ड, खराब हो गए, गॉट इंपेयर्ड। हमारे स्टैंडर्ड का नाम क्या? इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स। सो ये स्टैंडर्ड किस पर काम करता है? असेट्स पर। सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट डज इंपेयरमेंट बताता है। मुझे बताओ एक पीपीई क्या होता है? पीपीई डेप्रिशिएट होता है क्या? मतलब हम पीपीई को ऑन द कॉस्ट असेट साइड दिखाते हैं कॉस्ट को, और फिर उसको सिस्टमैटिकली डेप्रिशिएट करते ओवर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। डू यू एग्री और नॉट? बट बेटा जी मान लेते हैं कि आपकी पीपीई है कुछ, आपकी कोई एक पीपीई है, ऐसे बहुत सारे ट्रक्स है आपके पास, हो सकती है। तो ऐसे मान लो आपके पास 10 ट्रक है, उस 10 ट्रक में से एक ट्रक जा रहा था मस्ती में एकदम झूमते झूमते, आया सावन झूम के, और ये जा गिरा इधर खाई में। ठीक है, ये जाके खाई में गिर गया और ये ट्रक खराब हो गया। अब बेटा जी इस एक ट्रक के लिए आप डेप्रिसिएशन मेथड तो चेंज नहीं कर सकते। कौन सा स्टैंडर्ड है तुम्हारे पास जो ये बता दे कि पाजी इसमें लॉस हुआ है, ये है भी मेरे पास, बेचा भी नहीं है भी मेरे पास, बट ये खराब हो गया है। खराब हो गया मतलब इंपेयर हो गया, एसेट की क्वालिटी इंपेयर हो गई है, तो इसका क्या करना पड़ेगा हमें? इंपेयरमेंट। से यस और नो?
इंपेयरमेंट मतलब कई बार ऐसा होता है कि असेट की क्वालिटी या असेट खराब हो जाती है। आपको पता है आरडीडी आप क्रिएट करते हो, कौन से स्टैंडर्ड में आप आरडीडी सीखे हो? कौन से स्टैंडर्ड में? बट अगर डेटर्स से पैसा नहीं आने वाला है, इसका मतलब डेटर्स एक असेट है, खराब हो गई है, तो उसको हम क्या करेंगे? इंपेयर। इतने सारे आपने ये सुने होंगे जो ये होते नहीं क्या, स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स को हम फंडिंग करते हैं, तो स्टार्टअप को जब फंडिंग करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? इन्वेस्टमेंट। फिर उस इन्वेस्टमेंट में से पैसा नहीं आ रहा है तो हम हमारे इन्वेस्टमेंट को क्या कर देते? इंपेयर। इंपेयरमेंट ऑफ असेट। कितनी भारत की हंसी उड़ी थी, मैं आपको क्या बताऊं। यूनिनॉर ने भारत में इन्वेस्टमेंट किया था, दैट इज टेलीनॉर ने भारत में इन्वेस्ट किया था इन फॉर्म ऑफ यूनिनॉर। उन्होंने व्यवसाय चालू किया, बहुत एडवर्टीजमेंट किया, उनका जो भी टेलीनॉर की बुक्स में इट वॉज रिटन एज व्हाट? इन्वेस्टमेंट। यस और नो? क्या दिख रहा था वो? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दिख रहा था ना। अब इन्वेस्टमेंट के लिए हमको क्या बोला गया? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड बी रिड्यूस टू दी कॉस्ट, सॉरी, शुड बी वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू इफ देयर इज अ परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये पढ़ा था। बट कई बार ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट की रूलिंग्स आई कि नहीं, वो लाइसेंसेस से कैंसिल। मतलब उन्होंने जितना भी इन्वेस्ट किया भारत में, उन्होंने बोला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, इसका कहां मार्केट वैल्यू निकालेंगे। इसको पूरा का पूरा इंपेयर किया और पूरे भारत के सिस्टम पर थूथू हुई इंटरनेशनल मार्केट में कि कोई कंपनी फॉरेन से इधर आती है एंड दे डोंट हैव इम्यूनिटी और दे डोंट हैव अ गारंटी कि यहां की पॉलिसी सेम रहेगी कि नहीं रहेगी। मतलब ए राजा ने लाइसेंस दिया, लाइसेंस उन्होंने बकायदा पैसे पेमेंट कर दिया और उनका इन्वेस्टमेंट पूरा बेसिस था इसके बेसिस पर, और आगे चलकर क्या हो गया कि पूरी की पूरी पॉलिसी खराब हो गई। तो उसके बाद में क्या करेंगे? हम असेट को इंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जितना भी खर्चा हुआ था वो सब बर्बाद हो गया। नैनो के केस में भी सेम हुआ, बहुत सारे एंसिलरी यूनिट्स वहां पर आकर बैठ गए थे, फिर असेट क्या हो गई? इंपेयर। यस। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है कि इधर बहुत ज्यादा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिंगड़ा होगा, लोग आजू बाजू में लैंड एक्विजिशन कर लेते बहुत बबल रेट पर, और फिर आगे जाके पता चलता है कि भाई साहब ये कभी उस वैल्यू पर आ ही नहीं सकती। इसको बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाना जमीन को गलत चल रहा है, ये एसेट इंपेयर हो गई, इतनी वैल्यू कभी निकल ही नहीं सकती। अब तुम जमीन को मुझे बताओ, तुम डिप्रिशिएट कर सकते हो क्या? नहीं। जमीन को किस पर दिखाने का? हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। अब तुम बोलेगे नहीं हम रिवैल्यूएशन वैल्यू लेंगे, अरे नहीं कर सकते। एएस10 बोलता है अगर एक एसेट को रिवैल्यूएशन मॉडल दिया तो उसके सभी एसेट को रिवैल्यूएशन मॉडल डालो। तुम बोल रहे भाई मुझे इसको रिवैल्यूएशन मॉडल पर नहीं डालना, इसकी वैल्यू इंपेयर हो गई है। तो कोई एक स्टैंडर्ड चाहिए ना, जो बोल रहा है कि अगर उसकी वैल्यू सही में कम है और वो कभी मिल ही नहीं सकती आपको उतनी वैल्यू, तो उसको कॉस्ट पर लिख कर देने का कोई सेंस नहीं है, उसको इंपेयर करना पड़ेगा। यस और नो? एक न्यूज गूगल करिए, टेलीनॉर राइट्स ऑफ, नहीं, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, टेलीनॉर राइट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। मारा सर्च तो मैं पढ़ के पढ़ाऊं आपको। टेलीनॉर on the other hand is constantly struggling with the financial performance. For instance, its total impairment loss and write-downs were 5825 crore during 9 months of 2016. Previously in 2012, it had written off rupees 3500 crore Indian asset or India assets. Yes or no? तुम्हारे को आई क्या नहीं न्यूज में? श्री राम जानकी बैठे हैं। क्या भगवान को याद करना पड़ता है तुम्हारे साथ बात करने के बाद? कुलजा चिमचिम, इंटरनेट नहीं है मेरे पास। ये इंटरनेट है क्या इधर? कौन सा? कौन सा? रियलमी किधर है? ओप्पो F11 कौन है? नहीं आ रही ये। ओप्पो ले लूं? पोको? अच्छा, लो डेटा मोड कुठे गेला आमचं? वेर इज माय इंटरनेट? वेर इज माय सफारी? हाँ इकडे. अबे नहीं है इंटरनेट.
यार मेरे को पता नहीं, मेरे को क्यों खुजली सूझती है ना, पता नहीं मेरे को, कभी कभी है ना। अरे यार अभी पासवर्ड डाल दे इधर। आनंद से आईफोन हो जाता है क्या, देख पासवर्ड पता नहीं। ठीक है तू डाल अभी इधर पासवर्ड, कहाँ पे? हाँ हो गया पक्का, चलो। हाँ ये देख लो। Previously in 2012, it had written off rupees 3,500 crore India assets. Besides getting mired in regulatory cobweb, Telenor India case also highlights that even serious players are unable to realize their folly and see which way the wind is blowing. न्यूज में अगर आप देखेंगे ये दिख रहा है, इटी स्लैट राइट्स ऑफ 820 मिलियन अगेंस्ट इंडियन ऑपरेशंस। ये थुथु ही थी। ये कौन सा एएस काम करता है? इंपेयरमेंट ऑफ असेट एएस 28, जिसके अंदर वो सारे इन्वेस्टमेंट के साथ गेम नहीं कर रहे, कोई एक इन्वेस्टमेंट उसका परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है? इंपेयर। इंपेयर मींस राइट ऑफ। इज दैट ओके? हियर वी गो नाउ एंड अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो सुनते जाइए राजा बेटा जी मेरी स्टोरीज को। अभी एएस 28 को समझने के पहले आपको कुछ चीजें और समझनी पड़ेगी। व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? Carrying amount is the value at which the asset is carried forward in the balance sheet. So for example, what is the carrying amount formula for PP? It is cost less accumulated depreciation. अगर revaluation surplus है तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? Cost plus revalue plus or minus revaluation surplus and less what? Depreciation is what my dear friend carrying amount. Carrying amount is nothing but the value which is carried in the balance sheet. Do you all agree? फिर मैं आपको बोल रहा हूं carrying amount को कंपेयर करो, कंपेयर करो रिकवरेबल अमाउंट के साथ। किसके साथ? रिकवरेबल अमाउंट। नाउ व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और सेलिंग प्राइस और नेट सेलिंग प्राइस ऑफ असेट। सो जरा ध्यान से सुनो, ए और बी लिखा मैंने क्या बोला? कैरिंग अमाउंट जो बैलेंस शीट में, उसको कंपेयर करो किसके साथ? रिकवरेबल अमाउंट के साथ। व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? इट इज वैल्यू इन यूज और आई विल से सेलिंग प्राइस ऑफ एन असेट विच एवर इज हायर, ये रिकवरेबल अमाउंट बनेगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर व्हाट इज वैल्यू इन यूज? सो बेटा जी मैं फर्स्ट पॉइंट लिखा, सेकंड पॉइंट वैल्यू इन यूज क्या है? वैल्यू इन यूज क्या होता है बेटा जी? कोई एक ऐसी एसेट है जिसके आप कैश फ्लोज प्रोजेक्ट कर सकते हो। कैश फ्लोज मतलब इस असेट से कितना इनफ्लो मिलेगा मुझे कैश का। से सर नो, इनफ्लोज कितना मिलेगा कैश का? पहले क्या प्रोजेक्ट करोगे? इनफ्लोज ऑफ कैश। कुछ असेट का इनफ्लोज नहीं प्रोजेक्ट कर सकते, बट कुछ असेट का आप कैश फ्लोज प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो कैन आई नॉट से कैश फ्लोज लीजिए ईयर वाइज 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ईयर वाइज कैश फ्लोज लिए। एग्रीड? फिर अगर आपको याद होगा तो आपने एक स्टैंडर्ड किया था अभी थोड़े दिन पहले, दैट स्टैंडर्ड वाज एएस 15। उसके आगे आप क्या करते थे? डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते थे। से यस, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर लेने के बाद में आपको क्या मिलती थी? पीवी। इस पीवी का समेशन इज कॉल्ड एज वैल्यू इन यूज। क्या हो रहा है पता है क्या? आज आपके बुक्स में कैरिंग अमाउंट है। कैरिंग असेट मतलब आपके 10 लाख रुपए आज आपके असेट के है। एग्रीड? आज की तारीख में। और ये असेट है तो देयर आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको आज नहीं मिल रहे, फ्यूचर में मिलने वाले। और फ्यूचर में मैक्सिमम कितने बेनिफिट मिलेंगे ये आपको पता है, आप प्रोजेक्ट कर पा रहे। इसको मैं डिस्काउंट कर किस पर लेके आ जाऊंगा? प्रेजेंट वैल्यू। मान लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू 8 लाख है और आपके बुक्स में कॉस्ट दिख रही है 10 लाख, तो आप मुझे बताइए उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कितने के मिलने वाले? प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स 8 लाख। आपको क्लियर इंडिकेटर है कि भाई ये इंपेयर हो गई है सेट। अबे वैल्यू इन यूज इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज फ्रॉम दैट असेट। से यस और नो?
अगर मान लो तुमने एफडी करी, 5 लाख की एफडी करी, बैंक डूब गई, कितने रुपए मिलने वाले? 3 लाख रुपए मिलने वाले, 3 लाख रुपए मिलने वाले। आप अपने दिल से पूछिए कि उसको 5 लाख पर दिखाऊं कि 3 लाख पर दिखाऊं, क्योंकि उसकी आज की तारीख में प्रेजेंट वैल्यू 3 लाख है। भले ही तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सब है 5 लाख का, अबे कैरिंग अमाउंट है 5 लाख मेरे भाई, निकलेगा कितना? 3 लाख के ऊपर नहीं निकलेगा। शेयर्स आज तुम्हारे बुक्स में एफडी है, एफडी नहीं इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स 5 लाख का, बट उस शेयर की वैल्यू है 8 लाख, मतलब उसकी नेट सेलिंग प्राइस ज्यादा है। तो राजा बेटा जी उस केस में आप क्या लेंगे? उसकी नेट सेलिंग प्राइस लेंगे। कुछ असेट की सेलिंग प्राइस भी अवेलेबल होती है। सो व्हाट इज वैल्यू इन यूज? सॉरी, व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? रिकवरेबल अमाउंट इज वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर। इससे हमें यह पता चलता है कि उस असेट की कैरिंग अमाउंट के कंपैरिजन में हम कितने रुपए इकट्ठे कर सकते हैं, कितने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। सही सर नो? तो मैं क्या सेकंड पॉइंट लिख सकता हूं? सो वैल्यू इन यूज क्या है, तुमको समझ में आया ओरली? अबे समझ में आया क्या? थर्ड पॉइंट। अच्छा, नेट सेलिंग प्राइस को बताना जरूरी है कि समझ में आ जाएगा? नेट सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस लेस एक्सपेंसेस टू सेल। तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट सेलिंग प्राइस। ये इन्वेस्टमेंट में भी देखा था, शेयर्स को बेचा तो शेयर्स को बेचने का क्या प्राइस है माइनस ब्रोकरेज, यू विल गेट नेट सेलिंग प्राइस। अच्छा, कुछ असेट का सेलिंग प्राइस नहीं होता तो मत लो, उस केस में से वैल्यू इन यूज आएगा। बोलो हां पक्का? सो राजा बेटा जी मैं थर्ड पॉइंट लिखता, इफ कैरिंग अमाउंट इज लेस देन रिकवरेबल अमाउंट, तो कैरिंग अमाउंट आपके बुक्स में 100 है और रिकवरेबल अमाउंट 120 है, तो बेटा जी एसेट इज नॉट इंपेयर्ड। एग्रीड? सो कैन आई नॉट से असेट विल बी carried at 100, that is carrying amount only, yes or no? Carried at 100, that is carrying amount only. मतलब मसला कब नहीं है? अगर carrying amount is lower than the recoverable amount, then you will continue at carrying amount. There is no question of providing impairment. Second, fourth, if carrying amount is more than recoverable amount, if carrying amount is what? More than recoverable amount. Do you understand the meaning of this? Carrying amount ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? Recoverable amount. Agreed? तो आप क्या करेंगे? Asset will be written off to recoverable amount. Asset will be written off to what? Recoverable amount. Now comes the question, carrying amount is 100, recoverable amount is 90. अभी 90 कैसे निकाला? Higher of value in use और net selling price. Yes. So बेटा जी उस केस में asset will be written off to recoverable amount, इसकी एंट्री कैसे होगी? So एंट्री देख लीजिए, पहले सिंपल एंट्री करके बताता हूं। एंट्री होगी, हम लिखेंगे इंपेयरमेंट लॉस टू असेट अकाउंट। इंपेयरमेंट लॉस किधर हिट करेगा? पी एंड एल अकाउंट से। यस। सो पहले मुझे बताओ हमने स्टार्ट कहां से किया स्टैंडर्ड? एकदम ब्रीफ में मैंने बताया कैरिंग अमाउंट क्या होती है, द अमाउंट विच इज देयर इन द बैलेंस शीट। हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमारी जो असेट्स है वो उतनी रकम तो कम से कम जनरेट कर देगी। अगर हमारी असेट उतनी रकम जनरेट नहीं कर रही है तो वो इंपेयर हो गई है, बट उतनी रकम तो जनरेट कर देगी। इसका मतलब क्या है कि हमें उसकी रिकवरेबल अमाउंट निकालनी पड़ती है। रिकवरेबल अमाउंट खुद अपने आप से बताता है कि क्या मतलब होता है उसका, कि उस असेट के कितने रुपए रिकवर होंगे। बट वो कितने रुपए रिकवर होंगे, हर एक असेट, कुछ असेट की सेलिंग प्राइस होती है और कुछ असेट का वैल्यू इन यूज निकलता है। वैल्यू इन यूज मतलब क्या? कि उस असेट का कैश फ्लोज कितना है, उन कैश फ्लोज को लेकर टोटल करो उसका, तो वो आपको पीवी मिलेगा, पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। और दूसरा क्या करेंगे बेटा जी? नेट सेलिंग प्राइस। इन दोनों में से विचएवर इज हायर विल बिकम व्हाट? योर रिकवरेबल अमाउंट। अब इस रिकवरेबल अमाउंट को कैरिंग अमाउंट के साथ कंपेयर करो। अगर कैरिंग अमाउंट कम है, छोड़ दो, कुछ मत करो, सही चल रहा है, इंपेयरमेंट नहीं हुआ है, और कंसिडरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस हम उसको हायर वैल्यू पर नहीं लेके जा सकते, कैरिंग अमाउंट पर ही। बट अगर कैरिंग अमाउंट इज हायर देन द वैल्यू, सॉरी, रिकवरेबल अमाउंट,
तो इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड फॉर इंपेयरमेंट. इंपेयरमेंट कितना, रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट के बीच का डिफरेंस है, सर नो. मुझे पता है अभी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, सर बट ऐसी कुछ एसेट होती है जिसका वैल्यू इन यूज निकल ही नहीं सकता, कैश फ्लोज निकल ही नहीं सकते. जैसे आप इधर देखो, ये पोडियम है, इस पोडियम का कैश फ्लोज क्या है, इसका सेलिंग प्राइस क्या है, नहीं पता आपको. ये लाइट्स फिटिंग्स कैसे पता करेंगे सर, इसके लिए आगे आएगा, सीजीयू नाम का कॉन्सेप्ट है. बट ऐसी कुछ एसेट्स है जिसका हम ये निकाल सकते हैं, मतलब या तो उसका वैल्यू इन यूज या नेट सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं. तो उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, कैरिंग अमाउंट के साथ उसको कंपेयर करेंगे. और ये कब कंपेयर करना, ये भी बात बताता हूं. क्या क्या समझे आप, इंपेयरमेंट मतलब क्या, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट. पहले ये बताओ है कि नहीं है. इसको किसके साथ कंपेयर करना, ये असेट की बात चल रही, तो असेट की क्या होती है, कैरिंग अमाउंट होती है. उस कैरिंग अमाउंट को किसके साथ कंपेयर करोगे, रिकवरेबल अमाउंट. रिकवरेबल अमाउंट इज व्हाट, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और net selling price. What is value in use? You project future cash flows, you discount them and you get what, present value. So present value of all the cash flows from the asset is nothing but, my dear friend, value in use. Value in use or net selling price, whichever is higher will become what, your recoverable amount. If carrying amount is greater than, sorry, less than recoverable amount, no impairment, don't provide for impairment loss. But if carrying amount is greater than recoverable amount, then you should provide for what, impairment. Say yes or no. So मेरे रसगुल्ले बच्चों, क्या आप ये लिख कर लोगे कि पहले, फिर हम आगे बात करेंगे. इसके बाद में मैं कुछ और बातें करूंगा. स्क्रॉल करूं, शैल आई प्रोसीड. अच्छा ठीक है, लिखो जल्दी लिखो. क्या ऊपर करूं, अरे वो लिखे नहीं है. हाँ ये ले भाई. हुआ लिख करिए.
चलिए अभी सुनिए मेरी बात। स्टैंडर्ड की रूपरेखा समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, बट अभी के लिए आपको यह समझा होगा कि कैरिंग अमाउंट क्या होता है, रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, और कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, दैट इज एन यू आर गोना प्रोवाइड फॉर द इंपेयरमेंट। इज दैट ओके? सो जरा ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। बेटा आप पहले इंपेयरमेंट क्या है ये पढ़ लेते हैं, तो आप सभी लोगों को इधर टेक्स्ट बुक में आने के लिए कह रहा हूं, इधर आ जाइए। अच्छा, स्टैंडर्ड एक और चीज की वजह से इजी हो सकता है आपके लिए, अगर आपने बाकी के स्टैंडर्ड कर ली और फिर लास्ट में करोगे तो बहुत आसान जाएगा ये। फिर हम इस पूरे बिजनेस की रूपरेखा देखेंगे। AS 28 prescribes procedure that an enterprise applies to ensure that assets are carried at not more than their recoverable amount. क्या पूरी क्लास को recoverable amount पता है? It is higher of value in use or net selling price. If carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, then the asset is said to be impaired, and this standard requires that the enterprise to recognize an impairment loss. Impairment loss की मैंने मोटा मोटी एंट्री दी। Agreed? ये स्टैंडर्ड कुछ लेवल पर अप्लाई नहीं करेगा एएस टू इन्वेंट्रीज, क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी विचर इज लोअर, ये खुद एएस टू नहीं बोला है। असेट अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड राजा बेटा जी फाइनेंशियल असेट्स विच इज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट दैट आर इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ एएस 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डीटीए, इन असेट्स के लिए इंपेयरमेंट वाला स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं करेगा। नाउ जरा ध्यान से सुनिए, कैरिंग अमाउंट क्या है आपको पता है क्या? Carrying amount is the amount at which an asset is recognized in the balance sheet after deducting any accumulated depreciation and accumulated impairment losses thereon. क्योंकि बेटा जी impairment loss भी asset में से लेस ही करते हैं ना आप, बोला हाँ है ना? तो इसके पहले का कोई impairment loss है तो वो भी क्या करेंगे? लेस। So what is the carrying amount? Carrying amount is the value at which an asset is shown in the balance sheet after deducting the accumulated depreciation and accumulated impairment loss. और impairment loss क्या है वो अभी बता रहा हूं। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। क्या ये हमने AS 10 में पढ़ा था क्या? नाउ व्हाट इज द डेप्रिशिएबल अमाउंट? डेप्रिशिएबल अमाउंट इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, यस और नो? सो डेप्रिशिएबल अमाउंट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर द कॉस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेस इट्स रेसिडुअल वैल्यू। याद आ रहा है? पुट्टे रिकवरेबल अमाउंट क्या है? रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ an asset net selling price and its value in use. हायर है क्या? ए पिंटिया, अब तुम मुझे बताओगे what is value in use? ये हम कौन से पेज नंबर पर है? 28.4। आगे आप पढ़िए क्या लिखा है। Value in use is the present value of estimated future cash flows expected to arise from the continuing use of an asset and from disposal at the end of its useful life। जिन बच्चों का एफएम हो गया, कैपिटल बजटिंग हो गया, उनको समझ में आएगी ये चीज और क्लियरली। तो जो आप कैपिटल बजटिंग में प्रोजेक्शन करते हो कैश फ्लोज का और लास्ट में उसका सेलिंग प्राइस, ये सभी मिलाकर आपको क्या मिलेगा? उसका कैश फ्लोज। अब तुम बच्चों को बताता हूं, कोई एक असेट है तो उस असेट के मुझे कौन से कैश फ्लोज मिलेंगे? सो कैश फ्लोज हर साल उसको जब यूज करूंगा तो कुछ पैसा मिलेगा और लास्ट में उसको सेल कर जो मुझे मिलेगा वो भी कैश फ्लो ही है मेरे को उस असेट से। मतलब उस असेट से मुझे कितने रुपए मिल सकते हैं, उन सभी को प्रोजेक्ट करिए ईयर वाइज और उसको डिस्काउंट करिए तो आपको मिल जाएगा वैल्यू इन यूज। तो क्या बोला है? प्रेजेंट वैल्यू बोला है। प्रेजेंट वैल्यू बोला है मतलब क्या? प्रोजेक्ट करो कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश फ्लोज, और उसको क्या करो? डिस्काउंट, तो आपको क्या मिलेगा? प्रेजेंट वैल्यू। Value in use is the present value of estimated future cash flows expected to arise from continuing use of an asset and from its disposal at the end of its useful life. Yes or no? Now राजा बेटा जी, step number 1 क्या होता है? Estimating the cash flows. Step number 2 क्या होता है? Applying the discount rate. तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, दोनों ही तुमको दिए जाएंगे। Estimating what? Cash flows। और फिर सेकेंड स्टेप क्या है? डिस्काउंटिंग। तो बेटा जी इसको थ्योरी में पढ़ने की जगह प्रैक्टिकली पढ़ते हैं। एक नीचे एग्जांपल दी है, सो दिख रहा है कि AB लिमिटेड इज अ मशीन प्रोड्यूसिंग पेन्स, रिमेनिंग लाइफ इज 5 years, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आर एज फॉलोज। सो 1 2 3 4 5 आपको क्या क्या मिल रहा है? कैश फ्लोज 5 लाख, 6 लाख, 6,50,000, 7 लाख, 8 लाख प्लस स्क्रैप वैल्यू इफ एनी। मतलब असेट को यूज करने से कितना कैश फ्लोज मिलेगा प्लस व्हाट? स्क्रैप वैल्यू जो उसको सेल करने से मिलेगा। इसको हमने क्या किया? 10% अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर है तो डिस्काउंट किया, और बेटा जी इधर आपको क्या मिल गया? उसका वैल्यू इन यूज। से यस
बेटा वैल्यू इन यूज में कोई भी एस्टिमेट नहीं ले सकते आप। एस्टिमेट मतलब कि हम आगे, एक्चुअली ये एस्टिमेट ही है, मैं स्वीकार कर रहा हूं, कैश फ्लोज प्रोजेक्ट कर रहे हो मतलब एस्टिमेट ही है, बट ऐसा कोई एस्टिमेट नहीं ले सकते कि आगे चलकर हम ये नया इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस इन्वेस्टमेंट की वजह से इसके कैश फ्लोज और बढ़ जाएंगे। इसको स्टैंड अलोन बेसिस पर देखना होगा। आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर आप ये काम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का अभी कैपेसिटी है 70% बाय एंड लार्ज, तो कैश फ्लो 70% से निकलेंगे। बट आपका ऐसा प्लान है कि आगे चलकर हम और एक प्लांट डालेंगे, जिस प्लांट के लिए इसका रॉ मटेरियल यूज हो जाएगा, तो इसकी कैपेसिटी 100% हो जाएगी, तो हमको कैश फ्लोज और अच्छे मिलेंगे। वो नहीं चलता है। आपको ध्यान रखना है कि इस असेट का स्टैंड अलोन बेसिस पर क्या कैश फ्लोज है वो लेना है। फ्यूचर प्लानिंग शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। यस और नो? प्योर असेट की वजह से कितने कैश फ्लोज है, तुम्हारी फ्यूचर एक्शंस इसके कैश फ्लोज को कंसीडर नहीं करना है। चेक करो इधर क्या क्या लिखा है। फ्यूचर कैश इनफ्लोज और आउटफ्लो एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान टू विच एंटिटी इज नॉट एट कमिटेड टू बी इग्नोर्ड। ये कीवर्ड क्या है? एक्सक्लूजन। मतलब कैश फ्लोज में फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान आपके नहीं लेंगे, क्योंकि लोग बच्चनबाजी करते हैं ना कि इससे ये कैश फ्लोज आ जाएगा, वैसा नहीं चलेगा। फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान कैन नॉट बी कंसिडर्ड। नेक्स्ट, एनी फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर एनहांसिंग द कैपेसिटी ऑफ असेट टू बी एक्सक्लूडेड। कैश फ्लोज फ्रॉम फिनेंसिंग और टैक्स रिसीट शुड बी एक्सक्लूडेड। नाउ कम्स अ क्वेश्चन, आपने असेट को गिरवी रखकर कुछ कैश फ्लोज ले लिए, वो फिनेंसिंग हुआ गिरवी रखकर, वो असेट के यूज से नहीं आ रहा है, वो कैश फ्लोज नहीं ले सकते। सही यस। और कई बार क्या होता है कि एक असेट के वजह से टैक्स बेनिफिट मिलता है, ये आपको एफएम में समझेगा, टैक्स बेनिफिट को भी कंसिडर नहीं करना है। इंक्लूजन्स कौन से लेने? सिर्फ ये लेना है, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ द असेट एंड नेट कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ द असेट टुवर्ड्स द एंड। समझेगे नहीं? हैप्पी? सो मुझे बताइए, आप मुझे बताओ, वैल्यू न्यूज समझ में आया क्या? आपको क्या प्रोजेक्ट करने? कैश फ्लोज। सेकंड स्टेप क्या करना है? उसको डिस्काउंटिंग। क्या एग्जाम में दोनों ही चीजें दी जाएगी क्या? यस। उसके बाद में उसका क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू। सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? वैल्यू इन यूज। द सेकंड वाज व्हाट? रिकवरेबल अमाउंट लेना है, तो आपको और एक चीज चाहिए, नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस मतलब असेट कितने में बिकेगी, लेस एनी एक्सपेंसेस टू सेल, दिस इज नेट सेलिंग प्राइस। ध्यान से सुनो, कई बार किसी असेट की नेट सेलिंग प्राइस नहीं पता होती। अब इसकी वायरिंग, क्या इसकी नेट सेलिंग प्राइस नहीं पता है? तुम बोले वैल्यू इन यूज भी नहीं पता, ठीक है, नहीं है। अज्यूम करो किसी की वैल्यू इन यूज पता है, नेट सेलिंग प्राइस नहीं पता है। इन दैट केस नेट सेलिंग प्राइस कैन बी अज्यूम टू बी वैल्यू इन यूज ओनली। इज दैट ओके? तो क्या लिखा है देखो, रिकवरेबल अमाउंट, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन net selling price due to non-availability of active market, no basis for reliable estimate, then recoverable amount is equal to value in use. Yes or no? If value in use of the asset is not available, then net selling price cannot be considered as recoverable amount and impairment of such asset will be done in CGU. Now what is the CGU? is cash generating unit. I'll tell you. ये समझे कि नहीं? किसी asset की net selling price नहीं पता है, तो उसकी क्या ले लेंगे? Value in use as what? वैल्यू इन यूज एज व्हाट? रिकवरेबल अमाउंट। तो मैंने क्या बोला? देखो देखो जरा ध्यान से, नेट सेलिंग प्राइस नहीं पता है, वैल्यू इन यूज पता है, तो उसको हम क्या ले लेंगे? हा, रिकवरेबल अमाउंट। अमाउंट इज व्हाट? वैल्यू इन यूज। बट अगर किसी की नेट सेलिंग प्राइस पता है, वैल्यू इन यूज नहीं पता, एग्रीड? तो इधर बोल रहे हैं रिकवरेबल अमाउंट कांट बी एस्टिमेटेड। मतलब ऐसा मत बोल देना कि उसकी रिकवरेबल अमाउंट इज इक्वल टू नेट सेलिंग प्राइस। नहीं, नेट सेलिंग प्राइस नहीं पता रहा तो चलता है, वैल्यू इन यूज पता होना चाहिए। वैल्यू इन यूज पता है तो रिकवरेबल अमाउंट इज वैल्यू इन यूज। तुम्हें नेट सेलिंग प्राइस पता है, वैल्यू इन यूज नहीं पता है, तो देन यू हैव टू प्रोसीड टू सीजीयू कॉन्सेप्ट। सीजीयू कॉन्सेप्ट क्या मैं बताऊंगा, मुझे नहीं समझा, बताओ। आपको वैल्यू इन यूज पता है, मतलब इधर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा कॉन्सेप्ट है? वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज पता है, नेट सेलिंग प्राइस नहीं पता है, रिकवरेबल अमाउंट इज वैल्यू इन यूज। आपको नेट सेलिंग प्राइस पता है, वैल्यू इन यूज नहीं पता, you cannot say that recoverable amount is selling price. You will have to go to the CGU concept, which is later on. Say yes. ये लिख कर लेना है आपको।
अरे एक और एस बच गया रे, 25 को भी दिखा। खत्म ही नहीं हो रहे साले। झाले क्या था? ठीक है, बता दूं फिर अभी? शैल आई प्रोसीड? सुनो, एंट्री क्या होगी बेटा, सुनो एंट्रीज क्या क्या होगी। जर्नल एंट्री, इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री होगी, इंपेयरमेंट लॉस टू व्हाट? असेट, एग्रीड, अगर हुआ तो। और इंपेयरमेंट लॉस इज व्हाट? द डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट, इफ कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। इज दैट ओके? बट ये इंपेयरमेंट लॉस किधर जाएगा? इट विल हिट व्हाट? पी एंड एल। बट कई बार पी एंड एल में नहीं जाएगा। अगर वो असेट पहले रीवैल्यूएशन हो चुकी है और उसका कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व रहेगा, तो इट विल फर्स्ट रिवर्स द रीवैल्यूएशन रिजर्व एंड द बैलेंस इफ एनी विल चार्ज टू व्हाट? पी एंड एल। सो अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो हम कहां डालेंगे? पी एंड एल में। बट अगर मान लो पहले असेट इंपेयर हो चुकी है, सॉरी रीवैल्यू हो चुकी है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन रिजर्व इफ एनी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट। ये कौन सा? बैलेंसिंग फिगर टू व्हाट? टू इंपेयरमेंट लॉस। तो मुझे बताइए इंपेयरमेंट लॉस पहले किसके अगेंस्ट बुक करेंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो अगर मैं ये पहला वाला हटा दूं तो चल जाएगा क्या? मतलब ट्रिक ये है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व रहा उस असेट का, तो पहले वो नॉक ऑफ होगा, फिर पी एंड एल, एंड फिर व्हाट? इंपेयरमेंट लॉस। बट टेक्निकली इंपेयरमेंट लॉस शुड गो एंड हिट द पी एंड एल अकाउंट। बट रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो पहले किसको हिट करेगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट एसेट। सो लिख दो जर्नल एंट्री, लिख कर ले लो, फिर मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ाता हूं, और फिर अभी आप धपाधप 6-7 क्वेश्चन कर लेंगे अभी। तेरा यही क्वेश्चन है ना, कब छोड़ोगे? फिर क्या क्वेश्चन है? ठीक है, शैल वी प्रोसीड? ये डिस्काउंट रेट कुछ नहीं है, ये भी नहीं। हाँ इधर देख लो, रिकवरेबल अमाउंट इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट। हम कौन से पेज नंबर पर है? 6। क्या बोला? रिकवरेबल अमाउंट इज ग्रेटर देन व्हाट? कैरिंग अमाउंट। बेटा अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से बड़ा है तो देयर इज नो इंपेयरमेंट, पक्का ना? तो ये देख लो, उधर नीचे हाईलाइट कर दो, इग्नोर द डिफरेंस, asset is carried at book value, that is carrying amount only, yes or no? But AS 10 के हिसाब से, AS 10 बोलता है, AS 28 नहीं, उसकी यूजफुल लाइफ हम रिव्यू करते हो, हम उसका डेप्रिसिएशन मेथड रिव्यू करते हैं एवरी ईयर, याद करो बे। तो उधर क्या लिखा है? इवन इफ देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस स्टिल द फॉलोइंग टू बी रिवाइव्ड, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन मेथड एंड रेसिडुअल वैल्यू। ये कौन बोलता है? AS 10, सिर्फ याद दिला रहा हूं। हैप्पी? केस 2, रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट, देयर इज एन इंपेयरमेंट लॉस, ट्रीटमेंट विल डिपेंड वेदर असेट इज वैल्यूड एट कॉस्ट मॉडल, तो वो कहां चला जाएगा? P&L से यस। और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल था तो अगर उसका रीवैल्यूएशन सरप्लस है, सो एडजस्ट इंपेयरमेंट लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस, रिमेनिंग बैलेंस इफ एनी इन P&L। बट अगर नो रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो रिटर्न ऑफ इन P&L, यस और नो? और कई बार इंपेयरमेंट लॉस इज ग्रेटर देन द कैरिंग अमाउंट, उस केस में यू शुड रिकॉग्नाइज इट एज ए लाइबिलिटी इफ AS 29 गिव्स द परमिशन। कई बार ऐसा होगा कि इंपेयरमेंट लॉस ज्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू द असेट्स। एक एग्जांपल देता हूं, आपका एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में
आपकी कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ गैस लीकेज हुआ और उसके वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। अब डेथ हो जाने की वजह से वो जो पूरी फैक्ट्री थी उसकी कैरिंग अमाउंट से कई गुना ज्यादा बढ़ा, आपका इंपेयरमेंट हो गया कि इतना पैसा देना पड़ेगा। सो व्हेन द इंपेयरमेंट लॉस इज ग्रेटर देन द कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल द एसेट्स, इन दैट केस यू शुड रिकॉग्नाइज अ लाइबिलिटी। इफ AS 29 बोलता है कि ये लाइबिलिटी होगी, AS 29 प्रोविजन करने के लिए क्या बोलता है कि प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी विच कैन बी रिलायबली एस्टिमेटेड। तो अगर आपका इंपेयरमेंट लॉस कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो लाइबिलिटी दिखाओ, बट लाइबिलिटी कब? व्हेन देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो फिर AS 29 पिक्चर में आ जाता है। एंटरप्राइज शुड रिकॉग्नाइज लाइबिलिटी ओनली इफ रिक्वायर्ड बाय अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज AS 29। हैप्पी? आ जाओ, प्लीज कम डाउन टू दी ब्लू क्वेश्चन नंबर 1। इजी पीजी स्टैंडर्ड है, कभी कभी बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। ए लिमिटेड परचेस्ड एन असेट फॉर ₹8 लाख। द लाइफ वॉज एक्सपेक्टेड टू बी 10 years. The company provides depreciation 10% on straight line method. At present, the remaining life is 3 years and the recoverable amount of the asset is estimated at 90,000. प्यारा बच्चा खुद बोला recoverable amount कितना है। Recoverable amount is higher of value in use or net selling price. आगे फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, ऑल्सो शो द असेट इन द बैलेंस शीट। तो सुनो, पहले हमें कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी क्या? 8 लाख ये कॉस्ट है, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कैन आई नॉट से 80,000 इंटू 7 years? 80,000 इंटू 7 कितना आएगा? 5,60,000। सो व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट फ्रेंड्स? 2,40,000 इज द कैरिंग अमाउंट, या बुक वैल्यू बोलता हूं। बेटा व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट? आपको क्या लगता है रिकवरेबल अमाउंट इज लोअर और कैरिंग अमाउंट इज हायर देन द रिकवरेबल अमाउंट? कैरिंग अमाउंट इज हायर देन द रिकवरेबल अमाउंट, बराबर है। इंपेयरमेंट है क्या? यस। व्हाट इज द इंपेयरमेंट? 2,40,000 माइनस 90,000, 1,50,000 इज व्हाट? इंपेयरमेंट लॉस। ये कहां हिट करेगा? बैलेंस शीट असेट साइड और P&L अकाउंट ना। एक इफेक्ट P&L अकाउंट और एक असेट में से लेस। तो ये देखो, पहले उन्होंने क्या निकाला? कैरिंग अमाउंट निकाला गया, फिर 90,000 के साथ कंपेयर किया, फिर इंपेयरमेंट लॉस 1,50,000 से यस। कैरिंग अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बोला था? हालांकि AS 10 में हमने इसको स्किप करके बोला था, AS 28 में देखेंगे। सो कैरिंग अमाउंट का फॉर्मूला कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। इस बार इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया? 1,50,000 और क्या है 90,000 पर आएगा। अबे इजी है कि नहीं है यार? पक्का जम जाएगा ना। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तक तो पता था, और एक नया आइटम क्या आ गया? इंपेयरमेंट लॉस। और इंपेयरमेंट लॉस कैसे निकाला समझ में आया? कैरिंग अमाउंट को किसके साथ कंपेयर किया? रिकवरेबल अमाउंट। पक्का? क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम पास। अर्गो इंडस्ट्रीज लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग एस्टिमेट ऑफ कैश फ्लोज रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। द डिस्काउंट रेट इज 15%। बेटा जी आपको मैं बता रहा हूं 2006 और 2002, हम 2021 में हैं, एग्रीड? 31 दिसंबर। और 2012 मतलब एक साल आगे हो गया क्या? सो 1 ये 15% मतलब बेटा कितना आएगा? 1 डिवाइड बाय 1.15। ये कैसे पता चल रहा है? ये आपको एफएम में पता चलेगा। 15% मतलब 15/100, सो 0.15 ये 1 में ऐड करने का। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो लो कैलकुलेटर पर 1 डिवाइड बाय 1.15 इज इक्वल टू कितना आएगा? 0.8695 ले लेता हूं। फिर वापिस इज इक्वल टू प्रेस करो 0.7561, वापिस प्रेस करो 0.6575, वापिस प्रेस करो 0.5717,
वापस प्रेस करो, 0.4971, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू इन यूज मिल जाएगा। यस, तो एक काम करते, मल्टीप्लाई करते। एक छोटा सा मसला है यार, उनके डिस्काउंटिंग रेट और अपने डिस्काउंटिंग रेट थोड़े से अलग है, तो कुरकुर मत करना, तुमको समझ में आएगा, ठीक है। आगे क्या बोला बेटा, रेसिडियल वैल्यू भी बताया 1000 लाख। सो बेटा जी 2000 सेम है, ये तो कैश फ्लोज है, बट एक रेसिडियल वैल्यू भी आपको 2006 में मिलेगी, यस और नो। सो उसके लिए भी डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना, 4971, और वो अमाउंट कितनी है, 1000। बेटा रेसिडियल वैल्यू का मतलब समझ में आ रहा है क्या, असेट को यूज करने के बाद में उसको कितने में बेचेंगे, तो वो भी तो कैश फ्लो से मिल रहा है ना आपको, असेट से कुल मिलाकर इतना फायदा मिलने वाला है। अब मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे, 4000 इंटू 0.8695, 3478, फिर m प्लस 0.7561 इंटू 6000, 4536.6, एग्रीड, m प्लस, फिर मैंने लिखना है 0.6575 इंटू 6000 इज इक्वल टू 3945, m प्लस, फिर 8000 इंटू 0.5717 इज इक्वल टू 4573.6, m प्लस, फिर 4000 इंटू 0.4971 इज इक्वल टू 1988.4, m प्लस, और 1000, ये तो डायरेक्ट हो जाता है, मुझे m प्लस करना इसलिए ले रहा हूं, 4971 इज इक्वल टू 4971, नहीं 497.1, m प्लस, मेमोरी रिकवर करेंगे तो कितना आया, 19018.7। अब इसकी टोटल है, तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू ली। सो अभी आपको ये वैल्यू इन यूज मिली क्या, वैल्यू इन यूज मिली क्या। अब इसको किसके साथ कंपेयर करना है, कैरिंग अमाउंट या नेट सेलिंग प्राइस भी अगर दिए तो वो भी लेना है। रेसिडियल वैल्यू तो दे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेस फॉर 40,000, यूजफुल लाइफ 8 इयर्स। बेटा जी ये कब बाय किया था, 2000 में बाय किया था, कितने साल हो गए, 2000 एंड 2001, तो 2 साल हो गए क्या। कैलकुलेटर पर लीजिए 40,000 डिवाइड बाय 8, 5000, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 10,000। सो बेटा जी बुक वैल्यू कितनी होगी इसकी, 40,000 माइनस 10,000, 10,000 कैसे आया, समझ में आया क्या, 30,000 आया क्या। अच्छा नेट सेलिंग प्राइस कितनी है, 20,000। बेटा मेरा वैल्यू इन यूज इतना आया और नेट सेलिंग प्राइस कितनी है, 20,000, विच एवर इज हायर, तो व्हाट इज हायर, 20,000। सो व्हाट इज माय रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट इज 20,000। हैप्पी। बेटा जी अब 20,000 किसके साथ कंपेयर होगा, 30,000 के साथ, तो मुझे बताओ कैरिंग अमाउंट इज मोर, यस और नो। सो इज द असेट इंपेयर्ड, यस, बाय हाउ मच, 10,000। ये बेटा 19025 आया था क्या, और फिर हमारा यार डेप्रिसिएशन में एक झोल कर दिया अपन ने, आई एम सॉरी, आई एम जेन्युइनली सॉरी। रेसिडुअल वैल्यू कौन लेस करेगा, कमीनो, निकालो वापस से एक बार, बुक वैल्यू गलत निकाल दी हमने, 40,000 डेप्रिसिएशन निकालते, पहले कॉस्ट लेते हैं, कॉस्ट कितना है बेटू, नहीं 40,000 ना, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और बेटा जी हमारे ईयर भी गलत ले लिए गए, 2000 2001, बट हम इंपेयरमेंट कौन से तारीख का निकाल रहे बेटा जी, नहीं कब बाय किया था असेट को, 11/2000, सो 2000 और 2001, तो 2 ही साल का होना चाहिए ना रे। अच्छा सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना ले लेंगे राजू बेटा, I'll say 40,000 minus what is the residual value बेटा, रेसिडियल वैल्यू एट द एंड ऑफ 2006 कैसे ले सकता हूं भाई मैं, क्योंकि फिर तो 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं ये तो 7 साल ही हो रहा है, कुछ तो क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई है। ये क्वेश्चन मॉड्यूल का है क्या, एक बार मॉड्यूल में चेक करना पड़ेगा, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा।
आई एम सॉरी फॉर दैट. Where is illustration 1 किधर है? यही था क्या क्वेश्चन? तीन साल का डिप्रिसिएशन कैसे ले रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा. कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2001 मतलब 2 ही साल हुए ना, 2000 2001, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, असेट को कब एक्वायर किया है? 1/1/2000. सो 1/1/2000 मतलब 2000 2001, 2 ही साल हुए. क्या लिखा है नोट में? है जाएला शी भिखारी चले. तुम्हें समझे नहीं समझे क्या? मैं इधर तो मतलब काउंटिंग में क्यों गड़बड़ हो रही? इनके बाप का राज क्या बताए? अपन क्या लिखते? 20 और XX मतलब 20 पकड़ रहे अपन. इनके बाप का राज क्या? इन द ईयर 2020 इज द इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर बिफोर 2020, मतलब वो 2019 बोल रहे. अरे बोलो ना कि 2019 में भाई, क्या हम कितने कंफ्यूज हो रहे इधर. इधर लिख देते 2019. हाँ अब ठीक है. सो 19 20 21 3 साल हो गए क्या? एग्रीड. तो अभी क्या 19 20 21 22 23 24 25 26, तो 26 की स्क्रैप वैल्यू. पहले क्या 7 साल आ रहा था. अब अपन कर सकते सॉल्व. देवा कितना घाण के लिए रे तुम मेरे पास देख रहे गुरु गुरु. मैं समझ क्यों नहीं रही. इसको थोड़ा सा चेंज करो बेटा. इधर ये 2019 लिख दो. क्लियर है? अब बेटा जी 3 साल का डिप्रिसिएशन लेना है, तो हम क्या करेंगे? 40,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है? 1000 डिवाइड बाय व्हाट इज द ईयर बेटा? 8 इयर्स इंटू हाउ मेनी इयर्स? 3 इयर्स. तो हमें एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मिल जाएगा. बताओ कितना आएगा? 40,000 माइनस 1000 डिवाइड बाय 8 इंटू 3. सो 14,625 क्या? सो कैन आई नॉट से 40,000 माइनस 14,625? सही है क्या? ये बुक वैल्यू आएगी क्या? 25,375 ये बुक वैल्यू है बेटा. रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड नेट सेलिंग प्राइस. अगर आपको याद होगा सो बेटा जी वैल्यू इन यूज कम था, 19,000 सम था, और नेट सेलिंग प्राइस कितना था? 20,000. गुड़िया हम दोनों साथ साथ है कि अलग अलग है? नहीं नहीं अलग अलग है. ये देख मैं वापस बताता हूं तेरे को. ये इधर निकाला था 19,018, ये वैल्यू इन यूज था, और ये क्या था? नेट सेलिंग प्राइस. रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ दैट, तो हमने कौन सा लिया? 20,000. बेटा जी इफ बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन द रिकवरेबल अमाउंट देयर इज अ इंपेयरमेंट लॉस. व्हाट इज द इंपेयरमेंट लॉस? 5,375. इज दैट इंपेयरमेंट लॉस? यस और नो? तो जरा चेक करते हैं फर्स्ट आंसर बराबर मैच हो रहा है क्या. ये वैल्यू इन यूज तो बराबर आ गया था. कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट बेटा जी 25,375 हमने बराबर निकाली थी क्या? फिर उन्होंने पूछ रहे वैल्यू इन यूज कितना है? 19,025 lakhs बराबर है. रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड नेट सेलिंग प्राइस, तो 20,000 lakhs आएगा क्या? और रसगुल्ले बच्चों इंपेयरमेंट लॉस कितना आएगा? 5,375. तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितनी आएगी? 25,375 माइनस इंपेयरमेंट लॉस 5,375 कितना रह गया? 20,000 रह गया क्या बेटा? व्हाट इज द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ? 5 years. 20,000 माइनस 1,000. 1,000 इज व्हाट? स्क्रैप वैल्यू. अबे आए नहीं.
सो 20,000 माइनस 1,000 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? 3,800. इज दैट ओके? बेटा एक बार क्वेश्चन को वापस देखो, इधर क्या क्या पूछा था. कैरिंग अमाउंट ये आता है 3 साल का डेप्रिसिएशन लेस कर कर. दूसरा वैल्यू इन यूज, वो डिस्काउंटिंग कर कर निकालते आता है. लास्ट में स्क्रैप वैल्यू भी ली जाएगी. देन थर्ड रिकवरेबल अमाउंट, नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर. फिर नेक्स्ट डी इंपेयरमेंट लॉस. अगर कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट देयर इज एन इंपेयरमेंट लॉस. 5375 आया था. फिर रिवाइज कैरिंग अमाउंट, इंपेयरमेंट लॉस लेस करने के बाद में रिवाइज कैरिंग अमाउंट आएगी जो कि कितनी थी? 20,000. फिर लास्ट में डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे? 20,000 रिवाइज कैरिंग अमाउंट थी माइनस 1,000 स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 इयर्स, क्योंकि 3 साल हो चुके थे. से यस. तो इस क्वेश्चन को लिखो प्रैक्टिस. यह आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन. बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देख लो तो एक बार. क्वेश्चन नंबर 4. Venus Limited has a fixed asset which is carried in the balance sheet at rupees 500 lakhs. As at the date, value in use is 400 lakhs and net selling price is 375. So आप मुझे बताओ what we have to take. We have to take higher value in use or net selling price, whichever is higher. कितना लूं? Recoverable amount is 400 lakh. Carrying amount कितना है? 500 lakhs. Impairment है क्या? है क्या नहीं है? When carrying amount exceeds recoverable amount, there is an impairment loss. कितने का impairment loss है? 100 lakhs. So 100 lakhs प्रोवाइड करना. Calculate the impairment loss 100 lakhs. और ये impairment loss की जर्नल एंट्री क्या है? P&L या रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर है तो to what? Asset. And show how impairment loss will be shown in the balance sheet. तो हम क्या करेंगे? Cost less accumulated depreciation less impairment loss. Say sir. चेक करो ये 400 लाख रिकवरेबल अमाउंट है. इंपेयरमेंट लॉस 100 लाख आएगा. बोलो भैया. और फिर नेक्स्ट इंपेयरमेंट लॉस टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस. ये तो सेम एंट्री हो गई सर हम जो डेप्रिसिएशन की करते थे. डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. एग्रीड. सो नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट बेटा? 500 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया नहीं है, पता नहीं मुझे कितना है. लेस क्या कर देंगे हम? एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस. इंपेयरमेंट लॉस कितना है बेटा जी? 100. सो हम कितने पे दिखा देंगे एसेट को? 400. चेक कर लीजिए यही है क्या? 500 माइनस 100 इज इक्वल टू व्हाट? 400. बोला हाँ. इजी पीजी. हाँ. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. एक सेकेंड, एक काम करते हैं. 6 के पहले और कोई है क्या? बेटा येलो का क्वेश्चन नंबर 2. येलो का क्वेश्चन नंबर 2. बेटा इंपेयरमेंट भी ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ क्वेश्चन एडिशनल ले रखे हैं. अगर आपको जरूरत पड़ी तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे. इज दैट ओके? क्वेश्चन नंबर 2 मुझे पढ़कर बताइए आएगा क्या? एक्स लिमिटेड इज हैविंग अ प्लांट एसेट कैरिंग वैल्यू ऑफ विच इज 100 lakhs ऑन 31st March 2021. इट्स बैलेंस यूजफुल लाइफ इज 5 years एंड रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 years इज 5 lakhs. एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग द प्लांट इन नेक्स्ट 5 years आर एज फॉलोज. कर पाएंगे आप इसको सॉल्व? डिस्काउंट रेट 10% दी है और नेट सेलिंग प्राइस भी दी हुई है. कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? पक्का? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 इज होमवर्क. Okay. Can we people come down to question number 3? Yellow 3. शांति से पढ़ना, इसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व है.
X Limited purchased a PP 4 years ago for 150 lakh and depreciates it at 10% on SLM. At the end of 4th year, it has revalued the asset at 75 lakh and has written off loss on revaluation to P&L account. However, on the date of revaluation, the market price is 67.5 and expected disposal cost are 3 lakh. What will be the treatment in respect of impairment loss on the basis that fair value for revaluation purpose is determined by market value and value in use is estimated at 60 lakh? टेंशन मत लो, पहले हम कैरिंग अमाउंट निकालते हैं. सो बेटा जी कैरिंग अमाउंट कितनी होगी इन केस ऑफ रिवैल्यूड के केस में? कैन आई नॉट से 150 स्क्रैप वैल्यू कुछ दी है क्या? नहीं. डिवाइड बाय व्हाट? या इंटू 10% इंटू हाउ मच? 4 years. सो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो ना बेटा. सो 150 इंटू 10% इंटू 4 60 आएगा. सो बेटा जी कैरिंग अमाउंट हमारी आएगी 150 माइनस 60 कितना आ जाएगा? 110. और फिर क्या बोल रहा है, उन्होंने इसको रिवैल्यू किया कितने में? 75 लाख में. 90 इट नहीं, एट द एंड ऑफ 4th year इट हैज रिवैल्यूड द एसेट एट 75 लाख. 90 आएगा. हाँ वो ठीक है, वो थोड़ा सा मैं दूसरा कुछ हो गया. 90. सो बेटा जी इसको रिवैल्यू किया 90 to 75, तो हमने 15 लाख कहां पे मार दिया? P&L रिवैल्यूएशन. यहां तक AS 10 काम कर रहा है. अब रिवैल्यूएशन में तुम्हें पता है क्या, जब तुम AS 10 में जाते हो तो रिवैल्यूएशन करने के लिए आपको मार्केट प्राइस से कंपेयर करना पड़ता है. से यस. बट AS 28 अदर लेवल ऑफ गधेड़ापन है. ये बोलता है सिर्फ नेट सेलिंग प्राइस, वो AS 10 में किया, छोड़ो उसको. तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 90. ये बोला ना. हाउएवर ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन द मार्केट प्राइस इज 67.5 एंड एक्सपेक्टेड डिस्पोजल कॉस्ट इज 3 लाख. है तिजाइला. तो एक काम करो, 67.5 माइनस 3 कितना आएगा बेटा? 64.5 है क्या नेट सेलिंग प्राइस? और दूसरा वाला कौन सा है? वैल्यू इन यूज इज हाउ मच? इज हाउ मच? 60. विच एवर इज हायर कितना लेंगे? 64.5. हमारे बुक्स में वैल्यू कितनी की है? 75 लाख. सो कैरिंग अमाउंट अभी भी हायर है कि नहीं है? कितने से हायर है? कितना? 10 पॉइंट. सो क्या आपका इंपेयरमेंट लॉस 10.5 आएगा क्या? ये देखो 10.5 लाख शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस. तो अपन एक काम करें, पहले वर्किंग नोट देख लेते. क्या कैरिंग अमाउंट 75 लाख आएगा? ये तो कर बताया था. फिर कैरिंग अमाउंट को किसके साथ कंपेयर करते हैं हम? नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज विच आर इज हायर. वैल्यू इन यूज दिया गया उसमें 60 लाख. और नेट सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बताया था? सेलिंग प्राइस माइनस एनी एक्सपेंसेस टू सेल, वही नेट सेलिंग प्राइस बनेगा ना. सो सेलिंग प्राइस कितनी थी आपकी? 67.5. उसमें से आपने कितना लेस किया? 3. सो कितना है? 64.5. सर ये फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? अरे वो रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट में उन्होंने क्या किया, मार्केट वैल्यू ना लेते हुए फेयर वैल्यू ले ली. अब फेयर वैल्यू क्या होता है? कोई एक वैल्यूअर आता है और वो वैल्यूअर आकर उसकी वैल्यूएशन करता है. मैं एक उदाहरण देता हूं आपको. तुम्हारे पास कोई गोल्ड है और गोल्ड की डिजाइनिंग है. तुम उसको, गोल्ड के एक ऑर्नामेंट है, अगर तुम उसको जाके बेचोगे तो वो सिर्फ आपको गोल्ड की प्राइस देंगे, उसके मेकिंग चार्जेस नहीं देंगे. उसको मेल्ट करके कितना गोल्ड बन रहा है उतना गोल्ड का प्राइस देंगे उसका. बट अगर मान लो उसका फेयर वैल्यू निकाला जाए तो वो ज्वेलरी एज इट इज कितने में बिक सकती है, ऐसा देखा जाएगा. तो जनरली ऐसा नहीं होता कि नेट सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू दोनों सेम हो. मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? तुम कोशिश करना ज्वेलरी जाके बेचोगे, मतलब घर की चोरी करके मत ले जाना, बट अगर ज्वेलरी जाके बेचोगे तो आपको सिर्फ गोल्ड की कीमत मिलेगी. बट अगर मान लो किसी को ज्वेलरी पसंद आ रही है तो गोल्ड का पैसा देगा तो तुम नहीं बेचोगे शायद उसको, तुम उसको फेयर वैल्यू पर बेचोगे.
सो जब पीपी होता है तो पीपी को यूज के बेसिस पर उसका कितना फेयर वैल्यू, उसके बेसिस पर उसका वैल्यूएशन किया जाता है। सही है। सो एएस 10 में उन्होंने उसको फेयर वैल्यू पर लिया था, फेयर वैल्यू उनके हिसाब से 75 था। फिर हमने एएस 28 को अप्लाई किया, एएस 28 में हमें रिकवरेबल अमाउंट निकालनी थी, विच इज नथिंग बट वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस, विच इज हायर। नेट सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस टू सेल। इज दैट ओके? बेटा क्वेश्चन कर पाएंगे? सो लिख लो रिसॉल्व एट होम। ये कर लोगे ना बे? Question number 6. This is the last question. From the following details of an asset, find out impairment loss, treatment of impairment loss, and current year depreciation. So, cost of the asset is 56. Useful life is 10 years. Salvage value is nil. Current carrying value, I love you, 27.3. Useful life remaining 3 years. Recoverable amount 12 lakh. अपवर्ड रिवैल्यूएशन डन इनके तो 14 लास्ट साल ही किया, तो उन्होंने क्या बोलते हैं फाइंड आउट द इंपेयरमेंट लॉस। बेटा रिकवरेबल अमाउंट दिया और 27.30 कैरिंग अमाउंट दिया, 27.3 और 12 एग्रीड। सो ये है आपका क्या कैरिंग अमाउंट है ना, और ये क्या है रिकवरेबल अमाउंट है। सो बेटा जी आपको समझ में आ रहा होगा कि इंपेयरमेंट लॉस है। सो 27.3 माइनस 12 कितना आ रहा है 15.3 का इंपेयरमेंट लॉस है क्या। अब 15.3 का इंपेयरमेंट लॉस पहले कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्योंकि अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो किसको हिट करेगा, रिवैल्यूएशन को, और फिर बचा हुआ कहां जाएगा, पी एंड एल। तो मेरी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन रिजर्व 14, फिर पी एंड एल अकाउंट 1.5 कैसे बेटा 1.3 ना, एंड टू व्हाट पीपी ना, टू पीपी कितना आ जाएगा 15.3, या आप एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस भी बोल सकते हो। एग्रीड। अब आपकी पीपी कितने रुपए की आ गई बेटा जी 12 पर आ जाएगी ना, क्योंकि 27.3 में से 15.3 माइनस हो जाएगा तो 12 की बन जाएगी। सेस अब बेटा जी 12 माइनस सैलवेज वैल्यू कितनी है 0, डिवाइड बाय 3 इयर्स, कर बताओ 4 डिप्रिसिएशन आएगा क्या। ए बाबा काय झाले रे, अभी अपना भी 1.3 आया था क्या, हाँ 1.3 आया था ना पी एंड एल। ये देखो इंपेयरमेंट लॉस 15,30,000, इंपेयरमेंट लॉस चार्ज टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 14 लाख, और ये कितना आएगा 1,30,000। और अभी हमारी असेट की वैल्यू में से हमने कितना माइनस कर दिया 15,30,000, तो 27.30 माइनस 15,30,000 किया तो कितना वैल्यू बच जाएगा 12 लाख। अबे हाँ या नहीं, ये समझ में आ रहा है ना, कितना है उसका कैरिंग अमाउंट 27.3 है ना, लेस इंपेयरमेंट लॉस, वो कहां चार्ज हुआ वो छोड़ो, इंपेयरमेंट लॉस कितना है 15.3, तो कितना वैल्यू बच गया 12। अब ये डिप्रिशिएट होगा ना रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में, सो 12 डिवाइड बाय 3 इयर्स, प्रत्येक साल 4 लाख का डिप्रिसिएशन आएगा क्या। देयरफॉर डिप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर इज हाउ मच 4 लाख। तो जितने क्वेश्चंस मैंने आज कराए वो आपको रिक्वेस्ट है कि रिवाइज करना वापस, पक्का। और एक क्वेश्चन मेरी तरफ से लेके जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लू 3, वो थोड़ा सा एक डिप्रिसिएशन वाला पार्ट क्रिटिकल जाएगा, बट ठीक है कल संभालता है मैं। हाँ अच्छा, कल कितने बजे मिलेंगे पता है अपन, वो हेमंत को पूछ रहे, वो छुट्टी चल रही है 11-12 की, तो मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा। प्रेम से बाय बाय बोलो, बाय बाय। ये सुन ना, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद कर देगा क्या तू,
रिकॉर्डिंग बंद कर देगा क्या? ये रिकॉर्डिंग बंद करना, रहने दे। स्ट्रीमिंग बंद मत करना।